सो अब हम बात करने वाले हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब सिंपल है, एसिड और बेस को हम क्या करने वाले हैं, पानी के अंदर मिलाने वाले हैं। हम पानी को एसिड या बेस में कभी भी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि जब भी हम पानी को एसिड या बेस में मिलाएंगे तो एसिड या बेस का आयोनाइजेशन जो है, आयंस में ब्रेक डाउन होने की जो रेट है यानी कि स्पीड है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा हीट है ना, वो बाहर निकलती है। अब हीट बाहर निकलती है तो हमारा कंटेनर गर्म होगा, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो गर्म हो जाएगा, जिससे वो सॉल्यूशन जो है वो बाहर आ सकता है, छिटक करके बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से वो जो है एसिड वाला सॉल्यूशन वो हमारी आंखों में भी जा सकता है, हमारी स्किन पर भी गिर सकता है, जिससे हमें डैमेज हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस एसिड या बेस को पानी में मिलाना प्रेफर करते हैं। और जब भी आप मिलाते हो ना, और जैसे जैसे आप मिलाते हो वैसे वैसे कंटेनर गर्म होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम मिलाते हैं वैसे वैसे उसको हिलाते रहते हैं, पानी को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो तैयार होते रहे, यानी कि आयनाइजेशन जो है वो रेगुलर बना रहे, एकदम से आयनाइजेशन ना हो। अगर हम एक बार में ही एसिड को डाल देते हैं ना पानी के अंदर, तो फिर से आयनाइजेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंटेनर जो है वो एकदम से गर्म होने लगता है। क्यों? आयनाइजेशन बढ़ेगा, कंटेनर एकदम से गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब सिंपल है, हम एसिड या बेस को पानी के अंदर जब मिलाते हैं तो एसिड या बेस का क्या बनता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, और इस प्रोसेस को वो क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। देखो आपने दो चीजें देखी होंगी, आपने चाशनी देखी होगी। चाशनी क्या होती है, उसके अंदर हमारे पास जो शुगर है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, और तो उसे क्या बोलने वाले हैं, उसे बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हमारे पास है एक, मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच शुगर को डिजोल्व कर दिया, तो वहां पर शुगर की मात्रा क्या है, कम है, पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इस तरीके के सॉल्यूशन क्या क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारे पास एसिड या बेस की मात्रा कम होने वाली है, पानी की मात्रा ज्यादा होने वाली है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है पानी की मात्रा बहुत कम होती है और एसिड या बेस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस की बात करते हैं। The dilution of acid and base is a highly exothermic process। ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से। देखो मेरे पास थर्मामीटर है, उसके हेल्प से दिखाऊंगा। पहले हमारे पास टेम्परेचर क्या होने वाला है और फिर मैं उसके अंदर उसको एसिड या बेस को पानी में मिलाऊंगा तो टेम्परेचर क्या होगा। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कितना ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बहुत ही ज्यादा हीट बाहर निकलती है उस केस में। ठीक है, तो यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट बाहर निकलती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। तो हम एसिड को हमेशा धीरे धीरे मिलाना प्रेफर करते हैं तो वाटर के अंदर विद कांस्टेंट स्टेरिंग, यानी कि हिलाते हुए। कांस्टेंट मतलब यानी कि रेगुलर हम हिलाते रहते हैं उस सॉल्यूशन को, जैसे एसिड मिलाया हिलाते रहे, एसिड मिलाया हिलाते रहे। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि हमने रखा है एसिड मिला दिया फिर हिला रहे हैं, नहीं, उसमें आयनाइजेशन एकदम से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कंटेनर है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगेगा, छिटक करके उसके अंदर से एसिड बाहर भी आ सकता है। ठीक है, If the water is added to a concentrated acid, अगर हम वाटर को concentrated solution के अंदर मिलाते हैं, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn। तो हमारा जो मिक्सचर है वो हमारा छिटक करके बाहर आ सकता है, जो कि हमारी स्किन को बर्न कर सकता है, जो कि कारण बन सकता है बर्न, यानी कि जलने का कारण बन सकता है अगर वो छिटक करके बाहर आता है। और वो कब होगा, जब हम वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर मिलाते हैं, ये तब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जैसे जैसे देखो, मान लो आपको इसे ध्यान से समझना है, जैसे मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, एक मेरे पास 5 लीटर पानी है, मैं उसके अंदर क्या करने वाला हूं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मान लो मेरे पास देखो ये है, या मान लो यहां पर मेरे पास 20 ml में कंसंट्रेटेड एसिड लेता हूं। ठीक है, अब ये 20 ml कंसंट्रेटेड एसिड जो है उसमें से पूरा कंसंट्रेटेड एसिड मैं 1 लीटर पानी में डालता हूं, फिर मैं 20 ml
कंसंट्रेटेड एसिड लेता हूं, फिर उसको किस में डालता हूं, 5 लीटर पानी में डालता हूं। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास जो 1 लीटर पानी है उसके अंदर भी 20 ml हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है, और दूसरा हमारे पास 5 लीटर पानी है उसके अंदर भी 20 ml हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है। लेकिन मैं क्या करता हूं, उसमें से 1-1 लीटर या फिर मान लो हमारे पास 100 ml उस सॉल्यूशन में से 100 ml मैं क्या निकाल लेता हूं, सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेता हूं, अलग से कंटेनर में निकाल लेता हूं। अब मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि जिसमें जो 1 लीटर हमारे पास जो पानी था उसके अंदर जो एसिड मिलाया था, जिसमें से मैंने 100 ml बाहर निकाल लिया, उसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई। सिंपल है यार, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई। एक मेरे पास जो 5 लीटर पानी था उसमें जो एसिड मिलाया था उसमें से मैं अगर 100 ml बाहर निकालता हूं तो उसके अंदर एसिड की मात्रा कम होने वाली है एज कंपेयर टू इसके। क्यों? सिंपल है, हमें भी पता है यार, एक तो हमने 1 लीटर पानी के अंदर 20 ml को घोला था, एक हमने 5 लीटर पानी के अंदर 20 ml को घोला था। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को अगर मैं निकालूंगा तो उसके अंदर एसिड की मात्रा 110% क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो क्या होने वाला है, जैसे जैसे मैं इसका डाइल्यूशन बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे मैं पानी ज्यादा मिलाता रहूंगा, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन या फिर नंबर ऑफ हमारे पास जो आयंस हैं H प्लस या फिर OH माइनस, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव हम पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं H3O पॉजिटिव क्या होता है। एसिड को जब भी हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, H3O पॉजिटिव बनता है। और OH माइनस कब बनता है, जब हम बेस को पानी के अंदर मिलाते हैं। तो ये जो आयंस है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी अमाउंट किस पर डिपेंड करती है, डाइल्यूशन पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे पानी मिलाते रहेंगे वैसे 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 हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी अमाउंट बढ़ती रहेगी। और उसमें से अगर एक पर्टिकुलर हमारे पास वॉल्यूम की बात करें, एक पर्टिकुलर हमारे पास ml या फिर क्वांटिटी की बात करें, उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम होते रहेंगे। सिंपल है, इतना दिमाग हमारे अंदर है, हमें पता है कि ऐसा होता है और ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कम होने वाले हैं, क्योंकि डाइल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास नंबर ऑफ आयंस घटते रहेंगे जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते रहेंगे, डाइल्यूट बनाते रहेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एंड सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, और इस टाइप के सॉल्यूशन को, एसिड और बेस के इस टाइप के सॉल्यूशन को इज कॉल्ड डाइल्यूट, यानी कि सॉरी, इस टाइप के जो हमारे पास एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलने वाले हैं। यानी कि इस टाइप के अगर हमारे पास मान लो एसिड है उसे, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड, और अगर बेस है तो उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बेस बोलेंगे। देखो हमारे पास, देखो यहां पर लिख रखा है मैंने डाइल्यूट एसिटिक एसिड, यहां पर लिख रखा है मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहां पर मैंने लिख रखा है, इस कंटेनर पर मैंने लिख रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये जो है ये क्या है, इस कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर H2SO4 की मात्रा ज्यादा है, अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा ज्यादा है, पानी कम है। और डाइल्यूट के अंदर मैंने क्या कर रखा है, पानी मिला रखा है, पानी की मात्रा ज्यादा है और एसिड की मात्रा कम है। ठीक है, हम बना चुके हैं किस तरीके से बनता है डाइल्यूशन। अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है। तो अब फटाफट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास हीट बाहर निकलती है, कितनी निकलती है। हमारा जो थर्मामीटर है वो आराम से आपको रीडिंग बता देगा कि कितनी हीट बाहर निकल रही है, टेम्परेचर कितना हो चुका है। तो फटाफट इसको परफॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली पानी लिया है जिसका टेम्परेचर आप देख सकते हो। नॉर्मल हमारे पास इनका टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। अब पहले वाला जो है उसमें बेस डाल रहा हूँ, सेकंड वाला जो है उसमें एसिड डाल रहा हूँ। जैसे ही एसिड डालता हूँ तो मेरे पास टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज करता है, क्योंकि एसिड मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे बहुत ही ज्यादा हीट बाहर निकलती है। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास डाइल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, कितनी हमारे पास हीट वहां पर बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पीएच स्केल। आप देखो पीएच स्केल क्या होता है। हमने देखा है कि मान लो हमारे पास एसिड है, हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि जो हमारे पास इंडिकेटर हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं जब उसके अंदर एसिड या फिर बेस हम मिलाते हैं। तो देखो हमारे पास एक पीएच हमने लेवल सेट किया हुआ है कि जो एसिड होंगे वो रेड कलर शो करने वाले हैं, या फिर एसिड जो होंगे उसका पीएच 7 से कम होने वाला है, और बेस होंगे उसका पीएच 7 से ज्यादा होने वाला है। और हमारे पास जो पीएच स्केल है, स्केल का मतलब जैसे हमारे पास स्केल नहीं होता है,
कि यहां से इतनी जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ये जो है ये 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। और पीएच स्केल की हेल्प से हम क्या मेजर करने वाले हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है। मान लो दो हमारे पास सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड की मात्रा है उसके अंदर, एक बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर बेस की मात्रा ज्यादा है। तो बेस की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर क्या बनने वाला है, OH माइनस। एसिड की मात्रा ज्यादा होगी यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या होने वाला है, H प्लस आयन ज्यादा होंगे, सिंपल बात करें तो देखो H प्लस आयन किसके अंदर ज्यादा मिलेंगे, हमारे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन क्या होंगे, बहुत कम होंगे, और ज्यादा क्या होंगे, OH माइनस आयन होंगे। तो ऐसा कोई मीटर, ऐसा कोई स्केल जो हमें ये बता दे कि हमारे पास किस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसके अंदर कम है, कितनी है, ये अगर कोई स्केल बता देता है तो उसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्केल में हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट है 0 से लेकर के 14 के बीच का हमारे पास ये पीएच स्केल होता है। कलर के हिसाब से भी देखते हैं हम, और इसको पीएच के हिसाब से भी देखते हैं। देखो कलर जो आता है ना हमारे पास, उसके हिसाब से देखते हैं। देखो मैंने यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन बना रखा है, आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर हमारे पास क्या है, एकदम डार्क रेड है। इस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो बहुत कम है, 0, 1, 2 हो सकता है। ठीक है, 1, 0 या 1 हो सकता है। इसका क्या होगा, 2 या 3 हो सकता है। इसका 4, 5 हो सकता है। इसका 7 होगा, 6, 7 इतना होगा, 6, 6, 6.5, 7 इतना होने वाला है इसका पीएच। ये फिर थोड़ा बेसिक हो चुका है, लगभग 10 पीएच के लगभग इसका पीएच पहुंच चुका है। ठीक है, इसका पीएच कितना होगा, डार्क ब्लू आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इसका पीएच क्या होगा, आपको लगभग 40 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने पानी भर लिया, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरने के बाद क्या किया है, इसके अंदर इंडिकेटर डाल दिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में एसिड डाल दिया, इसके अंदर कम, और इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में एसिड डाला है। ठीक है, अब इसका अमाउंट, इसके अंदर एसिड की मात्रा कम है, तो इसका पीएच कितना होगा, 5, 4, 5 के अप्रोक्सीमेट होगा, 6 होगा। ठीक है, इसके अंदर एसिड डाला ही नहीं है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया है। और इसके अंदर थोड़ा बेस डाल दिया तो हमारे पास कैसा है, थोड़ा वॉयलेट कलर या फिर थोड़ा ग्रीन ब्लू कलर के मिक्स आया है। ठीक है, मिक्सर आया है। और ये जो है, ये हमारे पास इसके अंदर मैंने ज्यादा अमाउंट में बेस डाला है, तो इसका पीएच क्या होगा, 30-40 के अप्रोक्सीमेट हमने पीएच देखा है इसका। ठीक है, 30-40 के अप्रोक्सीमेट इसका पीएच होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम देख सकते हैं। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। यहां पर हमारे पास स्केल होगा, उसको देख करके हम आराम से समझेंगे इसे। तो ध्यान से सुनना, लिखना क्या है इसमें, द स्केल विच मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। देखो जो भी बेसिक सॉल्यूशन होता है ना, उसमें भी H प्लस आयन होते हैं, लेकिन H प्लस मान लो अगर 1 है तो हमारे पास OH माइनस आयन कितने होंगे, 5-6 होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन ही नहीं है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट क्या है, वहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो जो स्केल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है सॉल्यूशन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट, इन पीएच स्केल P स्टैंड फॉर पोटेंस। P का मतलब क्या होता है, यहां पर पोटेंस होता है। इन जर्मन लैंग्वेज में उसे पोटेंस बोलते हैं, P फॉर पोटेंस। और इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स पावर। इसका मतलब क्या होता है, पावर। P फॉर पावर, H प्लस आयन, P फॉर पावर। H मतलब हाइड्रोजन, H प्लस आयन की जो पावर है, अमाउंट है, वो कितनी ज्यादा है, उसको मेजर कौन करता है, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल स्टार्टेड फ्रॉम, स्टार्ट कहां से होता है पीएच स्केल, 0, वेरी एसिडिक। जिसका पीएच लेवल, पीएच जो वैल्यू है वो 0 होगी, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होने वाला है। तो 14 पर जिसकी पीएच वैल्यू 14 होगी, वो वेरी एल्कलाइन यानी कि बहुत ही ज्यादा बेसिक होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होने वाला है वो क्या होगा, इज 7 पीएच हमें किसका मिलने वाला है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहां पर मेरे पास ये जो सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल था, क्यों, क्योंकि इसका पीएच क्या है, 7 है। ठीक है, ठीक है, पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7, और हमारे पास जो लेस देन 7 जो पीएच हमें देखने को मिलेगा, वो हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंड द पीएच
ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज मोर देन 7, और हमारे पास जो पीएच जो लेवल है, पीएच जो वैल्यूज है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन की देखने को मिलेगी। ये हमारे पास पीएच के अकॉर्डिंग था। अब कलर के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है किस तरीके से कौन सा सॉल्यूशन अलग अलग कलर शो करता है। हमारे पास डार्क रेड तब आता है जब बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है सॉल्यूशन, डार्क ब्लू तब आता है जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है सॉल्यूशन, ग्रीन कब आता है जब हमारे पास सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस है। कि हमारे पास जो एसिड है, ध्यान से समझना, एसिड दो तरीके के हमने पढ़े थे, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वो वीक बेस किस पैमाने पर हम रखते हैं, किस पैमाने पर हम ये पता लगाते हैं कि वो वीक है और वो स्ट्रॉन्ग है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जिसमें आयंस के टूटने की जो कैपेसिटी है, आयंस के टूटने की जो रेट है, स्पीड है, वो बहुत ही ज्यादा होने वाली। जैसे मान ले एसिड जो है उसको मैंने पानी में मिलाया और उसका आयनाइजेशन हो गया, वो टूट गया, वो बहुत ही तेज रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट कब करेगा, जब वो H प्लस आयन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डोनेट करेगा। कब करेगा, जब उसको पानी में हम मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी एसिड, जो भी बेस हमारे पास H प्लस और OH माइनस बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में देते हैं, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है एसिड की और बेस की, वो डिपेंड करती है कि वो कितने अमाउंट में और कितनी जल्दी H प्लस या OH माइनस आयन को डोनेट कर देते हैं जब उनको मैं पानी में मिलाता हूं, उनका जब मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं। यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है H प्लस और OH माइनस आयन के ऊपर डिपेंड करती है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, उनके एक्वस सॉल्यूशन में किसने कितने ज्यादा अमाउंट में H प्लस या फिर OH माइनस आयन दिए हैं। उसी तरीके से उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ हम पता लगाते हैं या फिर हम मेजर करते हैं कि जो जितने अमाउंट में H प्लस OH माइनस आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होने वाला है। तो देखो, ये हमारे पास पीएच स्केल है, यहाँ की जो वैल्यूज है 0 से लेकर के 7 तक, यहाँ पर एसिड होने वाला है। H प्लस आयन वहां पर क्या होगी, ज्यादा होंगे, इंक्रीज H प्लस आयन। H प्लस आयन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे। यहाँ जिस सॉल्यूशन का पीएच 0 होगा या फिर 1 होगा तो उसके अंदर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा होने वाली है। जिसका हमारे पास डार्क ब्लू होगा, 14 पीएच होगा, उसके अंदर H प्लस की आयन क्या होगी, घटती चली जाएगी। देखो, इधर जाते टाइम हमारे पास H प्लस की जो कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो घटती जा रही है, और किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, OH माइनस आयन की। तो यहाँ पर बेस मिलने वाले हैं, यहाँ पर 7 pH जिसका होगा वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो ये थे हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस और पीएच स्केल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में किस तरीके से ये जो पीएच है, हर एक चीज का जो पीएच है वो किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, हमारी जो बॉडी है उसका भी एक सर्टेन पीएच होगा, हमारा जो ब्लड है उसका भी एक पीएच होगा। अगर वो पीएच उसे नहीं मिल पाता है, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हमारी ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ना उस सर्टेन पीएच रेंज पर ही सर्वाइव कर पाती है। हर एक बॉडी, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, कोई भी हो, उसकी जो बॉडी है वो एक सर्टेन पीएच के रेंज में ही सर्वाइव कर पाती है, काम कर पाती है। अगर एसिडिक नेचर हो जाएगा बहुत ही ज्यादा तो हमारी बॉडी जो है ना, उसमें जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 के अप्रोक्सीमेट होता है। अगर वो पीएच नहीं होगा, वो अगर मान लो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाए, बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाए, तो हमारे जो ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स है, ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो ओवरऑल हमारी बॉडी पर क्या पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में ना हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि क्या रोल है इस पीएच का हमारी लाइफ पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पीएच सेंसेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स।
हमारी जो बॉडी है, प्लांट की बॉडी है, हमारी बॉडी है, काफी सेंसिटिव होती है पीएच लेवल को लेकर के या फिर पीएच को लेकर के। जैसे हमारी जो बॉडी है उसका पीएच 7.0 से 7.8 के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बॉडी फंक्शन सही से नहीं कर पाएगी। प्लांट है उसकी जो जड़ें होती है ना, आगे हम बात करेंगे, हमारे पास मे बी 5th चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें बात करेंगे कि किस तरीके से जो जड़ें होती हैं, अगर उस जड़ें, जैसे जड़ नीचे जा रही हैं और नीचे मान लो एसिडिक नेचर मिल गया, तो हमारी जो जड़ें है ना वो जड़ें मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पीएच सेंसेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सर्टेन पीएच रेंज पर ही सर्वाइव कर पाते हैं। नैरो मतलब एक फिक्स छोटा सा जो रेंज होता है, उस छोटे से रेंज में ही उनके जो बॉडी है वो फंक्शन कर पाती है। यानी कि उनकी बॉडी का पीएच वो सर्टेन जो फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से सर्टेन रेंज जो है उसी में होना चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो उनकी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। और बॉडी वर्क विद इन नॉर्मली विद इन ए पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, यानी कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 7.0 से लेकर के 7.8 के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारी बॉडी का क्या काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, सही से वर्क नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करेगी। हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर जो बरसात का पानी है उसका पीएच क्या हो जाए 5.6 से कम हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर मान लो हमारे पास जो बरसात का पानी है उसका नेचर, उसका जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए, यानी कि एसिडिक हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, अगर ये एसिडिक रेन आई, बरसात आई, ठीक है, और वो एसिडिक रेन है वो कहां चली गई? रिवर, यानी कि नदियों में चली गई, देन इट डिक्रीज द पीएच ऑफ रिवर, जिससे क्या करने वाला है? ये पीएच ऑफ रिवर वाटर यानी कि नदियों का जो पानी होता है उसका पीएच क्या कर देगा? कम कर देगा। सोच के देखो, हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेगी क्या? नहीं करेगी। तो क्या एक्वेटिक लाइफ, वहां पर जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो क्या उस एसिडिक नेचर में सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी को भी क्या चाहिए? एक फिक्स रेंज चाहिए, और वो रेंज इतना ही होने वाला है 7.0 से लेकर के 8 के अप्रोक्सीमेट मान लो, इतना रेंज में ही हर एक बॉडी सर्वाइव कर पाती है। बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर और बहुत ही ज्यादा बेसिक नेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनको छोड़ करके किसी भी जो बड़े बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, रिजल्टिंग द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट, यानी कि रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट ये होने वाला है कि वहां पर जो सर्वाइवल है वो सर्वाइवल कम हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव नहीं करेगी। और याद रखना, हर एक लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हम किस पर निर्भर करते हैं? हम निर्भर करते हैं हमारे जो प्लांट्स हैं उन पर निर्भर करते हैं। हम खाना कहां से खाते हैं? उनसे खाते हैं। ठीक है, वो किन से जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ठीक है, और जो मिनरल्स हैं उनसे, और छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं उनसे, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं ना वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उन छोटे छोटे जीवों को खाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं हमारी क्रॉप को, उनको खाते हैं। तो हर एक की लाइफ क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। तो एक्वेटिक लाइफ जो है ना वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो हर एक की लाइफ, जैसे एक लाइफ अगर खत्म होती है ना तो दूसरी लाइफ पर जरूर 110% क्या होने वाला है? इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है? पीएच ऑफ द सॉइल। पीएच ऑफ द सॉइल में बात करेंगे हम कि किस तरीके से जो सॉइल का जो नेचर है, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर या फिर न्यूट्रल नेचर जो है, वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है हमारे प्लांट पर या फिर एनिमल्स पर। एनिमल्स पर तो क्या डालेगा, लेकिन प्लांट्स पर काफी इफेक्ट डालने वाला है।
एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। हर एक प्लांट को, हर एक क्रॉप को एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए पीएच की, एक अच्छी पैदावार देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए। ठीक है, तो फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यानी कि एक प्लांट की हेल्दी ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरीके से वो एक हेल्दी ग्रोथ दिखाने वाला है, तो पहले हमें क्या जानना होगा कि वो किस तरीके की सॉइल में वो ग्रो करता है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? सॉइल का सैंपल लेंगे, सॉइल का सैंपल के फिर पीएच जांच करेंगे, उसको पानी में मिला करके क्या करेंगे यार, पानी में मिला करके लिटमस पेपर देख लेंगे डाल करके। पानी हमारा डिस्टिल वाटर होना चाहिए, ठीक है, पानी में डालेंगे, डिस्टिल वाटर में डाल करके उसमें डालेंगे हमारा जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर है वो डाल करके देख लेंगे कि किस तरीके का हमारा जो सॉइल है उसका नेचर है। ठीक है, और कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप उस सॉइल में ग्रो कर पाएगी। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ, वी कलेक्ट द सैंपल, यानी कि पीएच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉइल, सॉइल का जो सैंपल है उसको कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द वेरियस प्लेस, यानी कि बहुत सारे जो स्थान होते हैं, जगह होती हैं, वहां से हम सैंपल, सॉइल का सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड चेक द पीएच ऑफ द सॉइल, और चेक करेंगे उसका पीएच कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया है। एंड देन ए पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट, और वहां पर एक पर्टिकुलर क्रॉप को हम ग्रो कराएंगे। मान लो हमारे पास जैसे गेहूं की खेती होती है और वो हमारे पास लगभग स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में, सॉइल का जो स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जैसे कि 5.6 से लेकर के अप्रोक्सीमेट 7 के अप्रोक्सीमेट इतना होना चाहिए, जैसे 5 से लेकर के 7 के बीच का जो रेंज है ना उसमें बढ़िया ग्रो करता है हमारा गेहूं। तो हमें पता है गेहूं को क्या चाहिए, इसका रेंज चाहिए, यानी कि ये रेंज चाहिए सॉइल का। ठीक है, और सॉइल की हमने जांच कर ली है कि ये जो सॉइल है इसका पीएच कितना है, इसका पीएच 6.8 आ रहा है या फिर मान लो 6 आ रहा है, तो वहां पर उस सॉइल में कौन सी खेती बढ़िया होने वाली है, गेहूं की खेती बढ़िया होने वाली है। तो हमने सॉइल का नेचर जान करके ये बता दिया कि कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप इसमें बढ़िया ग्रो करने वाली है। ठीक है, in it is also suitable for the selecting the fertilizer, ये हमारे पास एक तरीके से फर्टिलाइजर चेक करने की भी टेक्निक हो सकती है। जैसे मान लो मैंने बताया ना कि हमारे पास अगर स्लाइटली एसिडिक है, बहुत ही कम एसिडिक हमारे पास सॉइल का नेचर है, तो कौन सा मैं फर्टिलाइजर डालूं वहां पर, ये भी मुझे पता चल जाएगा कि जैसे मान लो ये फर्टिलाइजर जैसे हमारे पास डीएपी है, ये डीएपी हमारे पास बेसिक एनवायरनमेंट में काम करता है, बेसिक नेचर जो सॉइल का होता है उसी में काम करता है। तो क्या एसिडिक नेचर में, सॉइल के एसिडिक नेचर वाली जो सॉइल है उसमें क्या मैं डीएपी डालूंगा, नहीं डालने वाला हूं, क्योंकि वहां पर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके सिलेक्शन में कि कौन सा मैं फर्टिलाइजर यूज करूं, उसमें भी हमारे पास ये जो पीएच है, सॉइल का जो पीएच है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि पीएच की हेल्प से पर्टिकुलर क्रॉप को हम वहां पर ग्रो कराएंगे और उस पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, ये सारा का सारा खेल फर्टिलाइजर का और पर्टिकुलर क्रॉप का हमें कैसे पता चलेंगे, पीएच से ही पता चलेगा। तो अब हम बात करेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसमें हमारा स्टोमक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, वो हम 5th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, तो इतना समझ लो कि हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करता है और उसका पीएच जो होता है वो 1.2 के अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, उतना पीएच होता है उस HCl का जो हमारे पेट में रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल पेट का जो पीएच की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है उस HCl की वजह से। अब ये HCl काम क्या करता है, ये खाने के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारने का काम करता है और जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये इसकी अमाउंट है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो अगर हमारे स्टोमक में बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हमें खट्टी डकारें, हमारे पेट के अंदर दर्द होने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। जिसकी वजह से हम इनो पीते हैं ना, इनो को पानी में घोल करके पीते हैं, उसे क्लियर, उसे करेक्ट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, जो एसिड जो अमाउंट ज्यादा हो चुकी है हमारे स्टोमक में उसे खत्म करने के लिए हम इनो यूज करते हैं। आपने किया होगा, हमने लाइफ में कभी ना कभी इनो को यूज किया होगा जब एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे पेट में, यानी कि एसिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एसिडिटी में क्या होता है, एसिड की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको न्यूट्रल करने के लिए हम इनो पीते हैं। और इनो में क्या आता है, एक माइल्ड बेस आता है। कौन सा बेस आता है, माइल्ड बेस, यानी कि बहुत ही वीक बेस आता है।
अब देखो हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए हार्मफुल होते हैं ना, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हमारी जो सेल्स है, हमारे जो ये टिश्यूज है, गले के टिश्यूज है, उसको डैमेज, बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम माइल्ड बेस यूज करते हैं, वीक बेस यूज करते हैं, क्योंकि उसी में काम चल जाता है। और वीक बेस के तौर पर हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। अब क्या लिखना है वो देख लेते हैं। HCl is present in our stomach, which help in digestion of food without harming the stomach। यानी कि जो HCl हमारे पेट के अंदर रिलीज किया जाता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है ना वो, और हमारी जो स्टोमक की जो वॉल है ना उसे हार्म पहुंचाए बिना, यानी कि विदाउट हार्मिंग स्टोमक वॉल, ये हमारी जो HCl है ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन मतलब अपच, ये जो कंडीशन बताई ना कि जो हमारी एसिडिटी है इसी को क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन। द स्टोमक प्रोड्यूस too much acids and this cause pain and irritation। क्या होता है इसके अंदर, जब हमारे एसिडिटी, इंडाइजेशन जब हमें देखने को मिलता है, अपच देखने को मिलती है, तो हमारे पेट के अंदर HCl बढ़ जाता है और HCl ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे पेट के अंदर पेन और इरिटेशन, यानी कि इरिटेट होने लगते हैं हम, क्योंकि हमारे पेट के अंदर दर्द होने लगता है, ठीक है, और खट्टी डकारें आती हैं उसकी वजह से। तो टू करेक्ट द डिस्टर्बेंस पीएच, यानी कि जो ये डिस्टर्बेंस आई है ना हमारे स्टोमक के अंदर, जो पीएच लेवल बिगड़ चुका है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ए माइल्ड बेस, जो कि एक वीक बेस होता है। माइल्ड बेस मतलब वीक बेस होता है। इज यूज्ड एज ए मेडिसिन, इसको हम एज ए मेडिसिन, एज ए दवाई इसको यूज करते हैं। विच रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड, जो कि हमारे स्टोमक के जो अंदर जो एक्सेस अमाउंट में एसिड बन चुका है उसके इफेक्ट को कम करने का काम किसका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। सो इट इज नोन एज एंटासिड, यानी कि इसको एंटासिड बोला जाता है। एंटी एसिड कह सकते हैं, यानी कि एसिड के डायरेक्टली अपोजिट कौन काम करते हैं, बेस करते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका एग्जांपल है, एंटासिड का एग्जांपल है, क्योंकि ये एसिड के डायरेक्टली अपोजिट काम करते हैं। तो अभी देखा कि किस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें भी पीएच का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें नहीं पता होता कि हमारे स्टोमक में HCl की वजह से हमें ये पेन और इरिटेशन देखने को मिलती है, तो हमें ना तो उसे न्यूट्रलाइज करना आता और ना ही हम इससे इजाद पा सकते थे या फिर उसे करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारा खेल किसका है, पीएच का है। पीएच के विदाउट पीएच के बारे में जाने हम ये आइडेंटिफाई, हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते हैं। सो हम पढ़ रहे थे इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसमें दो टॉपिक और बचे हुए हैं। फर्स्ट क्या है, पीएच चेंज लेड टू टूथ डिके। देखो टूथ डिके होता क्या है, दांत जो है ना ये, इसमें हमारे पास दरारें आने लगती हैं। अब ये दरारें कब आती हैं, ये दरारें तब आती हैं जब हमारे जो माउथ है ना उसका पीएच लगभग 5.5 से कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है हमारे माउथ का नेचर, तो हमें टूथ डिके यानी कि हमारे दांतों में दरारें देखने को मिलती हैं। अब ये होता क्यों है, किस तरीके से होता है, देखो जब हम खाना खाते हैं ना तो खाना खाते टाइम कुछ खाना, छोटे छोटे पार्टिकल जो खाने के हमारे दांतों के अंदर फंस करके रह जाते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस खाने को डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेडेट करते हैं, इसे तोड़ते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना ये स्लाइटली एसिडिक होता है। देखो लैक्टिक एसिड हमारे दही के अंदर होता है, तो दही हमारा बहुत ही ज्यादा खट्टा नहीं होता है, खट्टा होता है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता है। बहुत ज्यादा खट्टा होगा तो इसका जो पीएच है ये और भी कम होने लगेगा, ठीक है। तो इसका जो पीएच है ना लगभग 3-4 के अप्रोक्सीमेट होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है उसका पीएच 3-4 के
अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं जब इस खाने को या फिर जो शुगर होता है ये हमारे मुंह के अंदर थोड़ा बच जाता है, रह जाता है, तो क्या करते हैं ये बैक्टीरिया तोड़ करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माउथ है उसका नेचर कैसा हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, जिसमें जो पीएच है हमारे माउथ का वो 5.5 से कम हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इस एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे दांत जो हैं, जो कि किसके बने हुए होते हैं, इनेमल के बने होते हैं। देखो हमारे दांतों के बाहर की तरफ है इनेमल की लेयर पाई जाती है। अब ये जो इनेमल है ये क्या होता है, इनेमल एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। अब इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म को, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके हमारे दांत बने हुए होते हैं और जब हमारा एसिडिक नेचर हो जाता है हमारे माउथ का तो ये जो इनेमल है इसमें दरारें आने लगती हैं। और ये जो इनेमल होता है, हम जानते हैं यार हमारे जो दांत हैं ये पानी के अंदर घुल जाते हैं क्या, नहीं घुलते हैं। तो हमारे जो ये इनेमल है ना ये हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में ये क्या होने लगता है, ये रिएक्ट करने लगता है उस एसिड के साथ, जिसकी वजह से अब देखो कैल्शियम फॉस्फेट है यार, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, 110% करेगा। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो दरारें आने लगते हैं हमारे दांतों के अंदर। ठीक है, आपने पूरी प्रोसेस समझ ली, अब लिखना क्या है वो देख लेते हैं। तो decay start when the pH of mouth become less than 5.5। अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो हमें टूथ डिके यानी कि दांतों में दरारें देखने को मिलते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, यानी कि टूथ जो होती है ना, टूथ की जो इनेमल बाहर की लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। अब ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, देखो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है ना वो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, कैल्शियम फॉस्फेट की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं, ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, विच इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इज कोरेड व्हेन इन एसिडिक मीडियम, इन वाटर बट इज कोरेड व्हेन इन एसिडिक मीडियम। यानी कि ये जो होता है ना ये हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन कोरेड मतलब इस पर जंग लगने लगती है एक तरीके से, यानी कि ये रिएक्ट करने लगता है। जंग तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो है ना इस पर कोरोजन होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, यानी कि इस पर ये रिएक्ट करने लगता है एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो कोरोजन होता है व्हेन एसिडिक इन एसिडिक मीडियम। अगर हमारे माउथ का एसिडिक मीडियम हो जाता है तो ये जो है ये रिएक्ट करने लगता है। बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल और जो शुगर है उसको तोड़ करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। रिमेनिंग इन द माउथ, जो कि देखो ये फूड पार्टिकल जो हमारे पास रह जाते हैं हमारे माउथ के अंदर आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाने के बाद जो रह जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस यूजिंग टूथपेस्ट। अब देखो एसिड बन चुका है यार हमारे माउथ के अंदर, तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, सिंपल है, न्यूट्रलाइज कर देंगे हम बेस मिला करके हम इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब क्या हमें जो बेस जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, देखो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमारे लिए उतना ही हार्मफुल होता है जितने हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं HCl H2SO4, जितने वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उतने ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी हार्मफुल होते हैं। तो हमारा काम चल जाएगा वीक बेस के साथ। तो हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना वो उस टूथपेस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है, वीक बेस होता है। टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक इन नेचर, तो टूथपेस्ट किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्लीनिंग द टीथ, यानी कि ये क्या करता है, क्लीनिंग करता है टीथ, यानी कि दांतों को क्लीन करता है बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज करने के दिन देखो हमारे जो दांत है जिसके चारों तरफ एसिड हो चुका है, इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा, जब हम ब्रूस करेंगे ना तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये जो एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस होता है।
ऑफ एक्सिस अमाउंट ऑफ एसिड, जो एक्सिस अमाउंट हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा इस टूथपेस्ट की हेल्प से, क्योंकि टूथपेस्ट किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, यानी कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स रहते हैं ये खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे से, या कोई दूसरा कोई भी जीव है जो उन पर हमला करता है, अटैक करता है, तो वो खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं वो देखते हैं। When insects like honeybee, हम जानते हैं जो मधुमक्खी होती है, जो चींटियां होती हैं, उनका जो डंक होता है ना उसमें क्या होता है, एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड। तो जो हमारे पास हनीबी होती है और जो एंट होती है उसका जो स्टिंग होता है, डंक होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो आप, मेथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। इट इज ए बाइट, यानी कि जब ये बाइट करती हैं, ये डंक मारती हैं हमें, देन दे इंजेक्ट एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो ये क्या करती हैं, ये एसिड को जो उनके डंक के अंदर होता है ना, वो एसिड हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद वो एसिड क्या करता है, वो पेन पैदा करता है, यानी कि दर्द पैदा करता है, और इरिटेशन यानी कि हमें तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो ये इरिटेशन और पेन पैदा करता है। If a mild base like baking soda, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 is applied on the stung area, यानी कि जहां पर डंक वाला जो एरिया होता है, जहां पर एंड ने बाइट किया है, उस एरिया में बेकिंग सोडा का यूज करके, बेकिंग सोडा जो होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड एसिडिक नेचर का है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोल्ट बन जाएगा, सोल्ट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम बच सकते हैं, उस एसिड का जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑन स्टिंग एरिया, देन इट गिव्स रिलीफ, तो इससे हमें आराम होता है, रिलीफ मिलती है। एग्जाम्पल, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। नेटल जो होता है हमारे पास एक जंगली प्लांट होता है, जिसकी जो लीफ होती हैं वो लीफ कुछ इस तरीके की होती हैं, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ऐसी होती हैं, ऐसे होते हैं। तो ये जो है ना, इनको क्या बोलते हैं, नेटल हेयर बोलते हैं। और जो ये नेटल हेयर होता है, ये जो नेटल हेयर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा नुकीला होता है। जब हम इसे टच करते हैं तो ये नेटल हेयर जो होता है ये हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, और ये जो नेटल हेयर होता है इसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड, और ये मेथेनोइक एसिड हमारी स्किन के अंदर जाता है, वही काम करता है, हमारे यहाँ पर सूजन देखने को मिलता है। जैसे हनी भी जो होता है और एंड जो होती है उसमें भी, उसके डंक में भी क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड विच कॉजिंग बर्निंग पेन, यानी कि इससे इतना दर्द होता है, जितना जलने पर हमें फील होता है ना उतना दर्द हमें देखने को मिलता है जब ये नेटल हेयर जो हैं, ये इसको हम टच करते हैं, इनकी जो लीव्स हैं उनको टच करते हैं, तो ये जो नेटल हेयर होते हैं ये काफी ज्यादा नुकीले होते हैं, हमारे स्किन के अंदर चले जाते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, वहां पर मेथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, बर्निंग पेन, जलने जितना जो दर्द होता है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है सोल्ट, और कुछ हम सोल्ट देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम सोल्ट को भी एक्सपेरिमेंटली देखने वाले हैं, ये हमारे पास थ्योरेटिकल थे। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक होने वाले हैं हमारे पास, वो उनको हम विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। ठीक है।